ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सियासी खबरों के हवाले से और आपको बताएंगे कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं। सबकी नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर। इलेक्शन कमीशन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बल्दियाती इंतखाबात के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के लगाए गए एतराजात को दूर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत और PTI की दरख्वास्तों पर डायरी नंबर भी लगा दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में रहनुमा जमाते इस्लामी मियां असलम और अली नवाज आवान को फरीक बनाया गया है। फैसले पर नजरसानी की जाए। वफाकी हुकूमत ने भी बल्दियाती इलेक्शन केस के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त में अली नवाज अवान, इलेक्शन कमीशन, चीफ कमिश्नर और MCI को फरीक बनाया गया है। दरखास्त के मतन में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच का फैसला ना तो कानून और ना ही हकायक पर पूरा उतरता है। एक रुकनी बेंच ने शाम 5 बजे हुक्म दिया कि अगले रोज इंतखाबात करवाए जाएं। वक्त की कमी के बाद सिंगल रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद नामुमकिन था। सिंगल रुकनी बेंच ने मामले के हकायक और कानूनी पहलुओं को मद्देनजर न रखते हुए फैसला सुनाया। सिंगल रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की आईनी हैसियत को भी मलखूज़ खातिर न रखा। दरखास्त में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और एग्जीक्यूटिव इदारा नहीं। इस्लामाबाद में अदालती अहकामात के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं हुए, PTI ने भी अदालत से रुजू कर लिया। PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत पर कार्रवाई की इस्तदा की गई है और मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालती अहकामात को नज़रअंदाज किया गया और इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात कराने में बुरी तरह से नाकाम रहा। और वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से बनाए जाने वाले पोलिंग स्टेशंस बंद होने के बायस वोटर वापस चले गए, जबकि पोलिंग स्टेशंस के बाहर सियासी जमातों के पोलिंग कैंप्स भी वीरान हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे खुरम मलिक से। खुरम, बताएगा क्या कहना है वोटर्स का? जी बिल्कुल जी, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकामात जारी किए थे कि 31 दिसंबर यानी कि आज बल्दियाती इलेक्शन हर हाल में इनको मुनक्किद कराया जाए, और इस वजह से जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे उसमें से एक पोलिंग स्टेशन के बाहर हम मौजूद हैं। ये यूनियन कौंसिल 59 है इस्लामाबाद की, G7 की। उसके बाहर ये जो स्कूल है इसको पोलिंग स्टेशन बनाया गया था, और जैसे कि हमारे कैमरा मैन आपको दिखा सके कि यहाँ पे पोलिंग कैंप्स भी यहाँ पे सियासी जमात की जानिब से बनाए गए थे जो अब बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं। जबकि ये पोलिंग स्टेशन के हवाले से यहाँ के जो मकामी अफराद हैं उनका कहना था कि हम लोग ये जान चुके थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इलेक्शन कराने के हवाले से अहकामात जारी किए हैं। तो यहाँ पे सुबह के वक्त हम जब वोट डालने के लिए यहाँ पे पहुँचे तो ये पोलिंग स्टेशन बंद था, और यहाँ पे ना ही कोई इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमला मौजूद था, ना ही यहाँ पे कोई किसी किस्म के इंतज़ामात थे कि जिससे पता चल सके कि यहाँ पे आज पोलिंग होगी। तो यहाँ से लोगों का जो कहना है कि जब शहरी आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में यहाँ जिस टाइम पहुँचे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तो यहाँ पे पोलिंग अमला मौजूद नहीं था, पोलिंग स्टेशन बंद थे और शहरी यहाँ से अपने वोट। बहुत शुक्रिया खुरम मलिक, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला, PTI और जमात इस्लामी के वोटर्स बड़ी तादाद में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे मगर स्टेशन ही बंद थे। कारकुनान कहते हैं कि वोट डालना हमारा हक है। हमारे नुमाइंदा अलमदार बलोच इस वक्त UC 60 में एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अलमदार बताएगा कारकुनान मजीद क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में आज जो बल्दियाती इंतखाबात होने थे उसके हवाले से हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन को कि आज इलेक्शन जो है वो कराए जाएँ। लेकिन इस हवाले से इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर PTI के, जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार थे, जो वोटर थे वो तो पहुँचे, लेकिन यहाँ पर पोलिंग स्टेशन बंद थे, अमला नहीं था। तो इस वक्त भी हम UC 60 है इस्लामाबाद की, वहाँ पर कुछ हमारे साथ PTI के कारकुनान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या कहेंगे। कल हुक्म आया इलेक्शन कराया जाए, आप भी सुबह सुबह पहुंचे, क्या सूरत है, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बदकिस्मती के साथ जिन लोगों को रजीम चेंज के ज़रिए हमारे ऊपर मसलत किया गया है वो लोग पता नहीं इस मुल्क को किस जानब लेके जाना चाहते हैं। कल हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म थे कि आप इलेक्शन करवाएं। उस हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हमारे तहरीक इंसाफ के कारकुन, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, वोटर्स सुबह अपने टाइम पे 7 बजे पोलिंग स्टेशन पे पहुँचें। लेकिन बदकिस्मती के साथ आप देख सकते हैं कि हर पोलिंग स्टेशन को ताला है। लेकिन हम उनको ये बता देना चाहते हैं
کہ ہمارا مقصد ہم الیکشن کروا کر رہیں گے, ہمارا مقصد اپنی عوام کو ان کا حق دلوانا ہے, ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اپنے جیسا کہ تحریک انصاف کے کارکنان رہنما یہاں پر ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ کل حکم جب آیا تھا تو اس کے بعد ہم تو پہلے ہی تیار تھے الیکشن کے لیے, اور ہم صبح صبح پولنگ اسٹیشن پر بھی پہنچے, ہمارا عملہ بھی جو ہمارے ان کے جو اسٹیشن یہاں پر کر بیٹھنے تھے وہ بھی جو کارکنان تھے وہ بھی سپورٹر ووٹر سارے پہنچے, لیکن یہاں پر جو پولنگ اسٹیشن تھے وہ بند تھے, الیکشن کمیشن کا عملہ نہیں تھا. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم جو اسلام آباد کے عوام کا حق ہے ووٹ ڈالنا, بلدیاتی بہت جو شکریہ علمدار بلوچ, آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. اور مریم اورنگزیب سمیت حکومتی وزراء پی ٹی آئی کی تنقید کے جواب میں انہیں خوب آڑے ہاتھوں لیا. مریم اورنگزیب نے عمران خان کی دور اقتدار کو لے کر کئی سوالات اٹھا دیے. طارق فضل چودھری نے کہا کہ عدالتی حکم سر آنکھوں پر, لیکن ایک رات میں انتظامی امور مشکل ہیں. اعظم نذیر تارڑ بولے عمران خان سلیکشن اور ہم الیکشن چاہتے ہیں. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کے ٹویٹ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی. کہتی ہیں الیکشن سے فورن ایجنٹ اور توشہ خانہ چور بھاگ رہا ہے. 2 سال تک اقتدار میں ہوتے ہوئے بلدیاتی الیکشن کیوں روکے عمران صاحب؟ پی ٹی آئی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروانے کی کمٹمنٹ کی تھی, اس کا کیا ہوا؟ آپ کی کمٹمنٹ صرف فورن فنڈنگ لینے, توشہ خانہ کی چوری, پاکستانی معیشت دیوالیہ کرنے کی تھی. آپ کی کمٹمنٹ صرف تاریخی قرضے ملک پر لادنے اور عوام کو مہنگائی میں غرق کرنے کی تھی. مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری نے کہا عدالتی حکم سر آنکھوں پر, لیکن ایک رات میں انتظامی امور مشکل ہیں. ویسے بھی اب الیکشن 101 کے بجائے 125 یونین کونسلز میں ہوں گے. میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن ڈائریکٹ ہوں گے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے عمران خان سلیکشن اور ہم الیکشن چاہتے ہیں. الیکشن کے عمل میں قانون اور شفافیت کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. پی ٹی آئی دانستہ الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے. الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کی وجہ الیکشن نے کی فارن فنڈنگ اور توشہ خانہ کیسز ہیں. پی ٹی آئی کے رہنما علی نواز آوان اور خرم نواز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی. علی نواز آوان کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت الیکشن کرانے سے بھاگ گئی. لوگ پولنگ سٹیشن پر ووٹ ڈالنے آئے مگر آگے دروازے بند تھے. پی ٹی آئی کے رہنما خرم نواز نے کہا کہ سروے رپورٹ کے مطابق 101 میں سے 65 یوسیز پہ پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی. کہا ہم نے میئر اور ڈپٹی میئر کے ڈائریکٹ الیکشن کے لیے ایکٹ لے کر آئے. ہمارے اس اقدام کے خلاف یہ عدالت میں پہنچ گئے. اور یہ لوگ الیکشن سے پورے پاکستان میں بھاگ رہے ہیں, چاہے وہ کراچی کا لوکل گورنمنٹ ہو, چاہے وہ حیدرآباد کا لوکل گورنمنٹ ہو, چاہے وہ آج اسلام آباد کا لوکل گورنمنٹ ہو. تو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ آج جو ہم نے پٹیشن دائر کی ہے, تو یہ جو مذاق کیا ہے اپنے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ, اسلام آباد کے لوگوں کے ساتھ, اور جو پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد واقعہ ہے کہ الیکشن ڈے آ گیا, ووٹر باہر آ گیا, ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہے, الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ بھاگ گئی. اور وہ ایکٹ بتانا شروع کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ایکٹ بنا. اور یہ ایکٹ جو پاکستان تحریک انصاف اپنے دور میں لے کے آئی, جس طرح علی صاحب نے بات کی کہ یہی لوگ آئے اسی ہائی کورٹ میں, اور ہمارا وہ ایکٹ کیا تھا کہ لوکل باڈیز کو امپاور کرنا اور میئر اور ڈپٹی میئرز کا الیکشن ڈائریکٹ ہونا چاہیے. وفاقی حکومت کی جانب سے عدالتی حکم کو نظر انداز کرنے کے خلاف پی ٹی آئی رہنماؤں کا رد عمل سامنے آ گیا. اسد عمر, فواد چودھری اور مسرت جمشید چیمہ نے الیکشن کمیشن کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا. بلدیاتی الیکشن کرانے کے عدالتی حکم کے باوجود شہر اقتدار میں پولنگ سٹیشنز پر مکمل سناٹا. پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی وفاقی حکومت پر پھٹ پڑے. بلدیاتی الیکشنز کے معاملے پر مرکزی سیکرٹری جنرل تحریک انصاف اسد عمر نے الیکشن کمیشن کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا. عدالت کے واضح حکم کے باوجود الیکشن کمیشن کا عملہ غائب ہو گیا. وفاقی دارالحکومت کے اقدام کو پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ قرار دے دیا. حکومت کو للکارتے ہوئے کہا کہ ہمت ہے تو آؤ مقابلہ کرو. آج پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہو رہا ہے. کل شام کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بالکل واضح حکم دیا کہ آج یعنی 31 دسمبر کو مقامی حکومت کا الیکشن کروانا ہے. صبح سے وہاں پر ووٹر موجود ہیں, تحریک انصاف کی ٹیمیں موجود ہیں, الیکشن کمیشن غائب ہے.
आओ मैदान के अंदर मुकाबला करो, तहरीक इंसाफ के वर्कर मौजूद हैं, वोटर मौजूद हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया। कहा कि इस्लामाबाद में अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शंस रोक दिए गए। वोट से खौफजदा हुकूमत अपने अवाम और आइन का मजाक उड़ा रही है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसरत जमशेद शीमा कहती हैं, मौजूदा हुक्मरानों ने कानून को मजाक बना दिया है। अदालती हुक्म की यूं खिलाफ वर्जी पर अवाम का अदालती निजाम से एतबार उठ जाएगा। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शंस कराने को तैयार नहीं। आइन और कानून को तो ये नजर अंदाज करते रहे हैं, अब तौहीन अदालत की भी परवाह नहीं। रहनुमा PTI अली नवाज अवान ने सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की पटिशन दायर करने का ऐलान कर दिया। आवाम के साथ हाथ करने वाला पछताएगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, जब भी होगा 13 पार्टियों के खिलाफ इस्लामाबाद में रेफरेंडम होगा। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने 10 माह में अपने केसेस खत्म और गरीब से रोटी का निवाला छीन लिया। अनकरीब इनके केसेस का और ओवरसीज वोटों का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। मुआशी सियासी तबाही कौमी सलामती तक पहुंच गई। टेक्निकल या निगरान हुकूमत टेक्निकली डिफॉल्ट में क्या करेगी? साबिक वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि 77 वुज़रा में इसहाक डार की जाली मनसूबाबंदी और बिलावल के फिजाई दौरे सब नाकाम हुए। तरसीलात ज़र बरामदात और सरमायाकारी में कमी, महंगाई 30% मजीद बढ़ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बल्दियाती इलेक्शन केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मतन में कहा गया है कि लोकल बॉडी सिस्टम यकीनी बनाना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है। यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने की ठोस वजह नहीं बताई गई और न हुकूमत का दो टूक मौक़िफ़ आया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तफसीली फैसले में मजीद कहा गया है कि आईनी दफात से कोई फरार मुमकिन है, न इस पर रियायत दी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर चुका था, मगर 12 दिन पहले यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा दी गई। अदालत ने फैसले में कहा कि वाज़ेह हिदायत के बावजूद हुकूमत की जानिब से ब्लैक एंड व्हाइट में कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। वाज़ेह जवाब सामने न आने पर यही समझा गया कि हुकूमत के पास बताने को कोई वजह नहीं। तफसीली फैसले में कहा गया है कि यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने का नोटिफिकेशन आबादी के गैर तस्दीक शुदा आदादोशुमार पर जारी किया गया। वजाहत मौजूद नहीं कि नई मरदमशुमारी नहीं हुई तो आबादी बढ़ने का अंदाजा कैसे लगाया गया। वफाकी हुकूमत का कंडक्ट कानून से मुतसादिम दिखाई देता है। वफाकी या सूबाई हुकूमत का अथॉरिटी से तजावुज करके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बेख्तियार करना आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है। अदालती फैसले में लिखा गया कि हुकूमतों के ऐसे इकदामात अदालतों से कलअदम करार दिए जाने के लायक हैं। अदालतें आइन के साथ इलेक्शन कमीशन के इदारा जाती तकाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद हैं। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे साल 2022 के रुखसत होने के बारे में और आने वाले यानी साल 2023 के आगाज के बारे में। साल 2022 तल्ख और खुशगवार यादें लेकर रुखसत, नए ख्वाबों, जज्बों और उम्मीदों के साथ नए साल का आगाज। न्यूजीलैंड और ऑकलैंड में भी नए साल की आमद का सिलसिला कुछ देर बाद होगा। तकरीबात का आगाज होगा। साल 2023 का आगाज बहरुल काहिल में वाक़या दायरा नुमा जजीरे क्रिसमस से हो गया। शाम 6 बजे ऑस्ट्रेलिया में साल नौ का आगाज हो जाएगा। दुनिया में न्यूवे और अमरीकी समूवावा के मकीन सबसे आखिर में साल नौ का इस्तकबाल करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नए साल को खुशामदीद कहने के लिए आतिशबाजी समेत दीगर तकरीबात के इनकाद की तैयारियां उरूज पर हैं। साल नौ पर कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर कोई पाबंदी नहीं। फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ निकले, नए साल का जश्न मनाएं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिल मेमन ने कहा कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। नए साल की खुशियां मनाते हुए हवाई फायरिंग, वन विलिंग और सड़कें बंद ना करें। वज़ीर इत्तलात सिंध ने शहरियों से अपील कर दी। साल 2022 की कारकर्दगी ट्रांस पेशावर ने आवाम के सामने रख दी। गुज़श्ता साल के मुकाबले में BRT में मुसाफरों की तादाद में 45% का इजाफा हुआ, जबकि रवां साल के दौरान 74 मिलियन मुसाफरों ने BRT में सफ़र किया। पेशावर से अवैस महमूद रिपोर्ट करेंगे।
साल 2022 में बीआरटी पिशावर ने अपना सफर जारी रखा। पिशावर के शहरियों को सफरी सहूलियात की खातिर शुरू की जाने वाला मंसूबे ने 2,70,000 शहरियों को सफरी सहूलियात से आरास्ता किया, जिनमें तकरीबन 70,000 खवातीन मुसाफिर हैं। पिछले साल के मुकाबले में मुसाफिरों की तादाद में 45% का इजाफा हुआ है। 2021 में 51 मिलियन मुसाफिरों ने सफ़र किया था जू की बसों पे, और इस साल 74 मिलियन मुसाफिरों ने जू पिशावर पे सफ़र किया है। रोज़ाना की बुनियाद पे जो मुसाफिर सफ़र करते हैं उनकी तादाद 2,70,000 तक पहुंच गई है, जिसमें 70,000 तकरीबन ख़वातीन होती हैं। ट्रांस पिशावर तर्जुमान के मुताबिक रवां साल बीआरटी सर्विस में मजीद एक एक्सप्रेस रूट का इजाफा किया गया, जिसमें 5 रूट पर काम जारी रखते हुए 2023 के शुरू में फाल की जाएगी। इस साल में एक हमने एक्सप्रेस रूट ER10 स्टार्ट किया था, और अभी 5 मजीद नए रूट्स की अप्रूवल हो गई है, जो इंशाल्लाह 2023 के अवाइल में शुरू हो जाएंगे, उनको फाल कर दिया जाएगा। और इन रूट्स के साथ 62 नई बसें भी आ चुकी हैं। पिशावर की आवाम को महफूज सफरी सहूलियात देने वाली बस रैपिड ट्रांस को साल 2022 में गोल्ड स्टैंडर्ड स्टैंडेबल ट्रांसपोर्ट बेस्ट स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम के लिए आलमी रिकॉर्ड से भी नवाजा गया। अवेस महमूद, सच टीवी, पिशावर। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर आप संजीदगी इख्तियार नहीं करेंगे मामलात में, क्योंकि अभी तक जो मौजूदा काबीना है, मौजूदा हुकूमत है, उसका सिर्फ एक ही मोटो है कि इतनी बड़ी काबीना बन जाए, उस काबीना को सारे फिर दौरों पे भेज दें, और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला और अपने केसेस माफ़ कराएं। बड़ी काबीना, बैरूनी दौरे और केस माफ़ कराना, ये 3 इस हुकूमत की प्रायोरिटीज़ हैं। लिहाजा हमारी मईशत जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है, उसके साथ साथ हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है, और उस पर संजीदगी का आलम यह है कि जो सूबा सबसे ज़्यादा मुतल्लका है उसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बुलाने की ज़हमत तक जो है वो नहीं की गई। साल 2022 कुछ तल्ख और कुछ मीठी यादें देकर रुखसत हो रहा है, मगर नए साल से शहरियों की क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, ये जानेंगे उन्हीं की ज़बानी। 2022 का साल पाकिस्तान के लिए बहरानों का साल गुजरा है, सियासी हवाले से हो और इक़्तिसादी हवाले से, माशी हवाले से बहरान गुजरा है। 2022 से बहुत अच्छी तवक्का थी, मगर कुछ होता हुआ नज़र आ रहा था। फिर बहरहाल हमारी मुल्क के हालात की वजह से वो सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। 2022 में लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन कौम ने 2022 में जो है वो बड़ी परेशानियां देखी। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, और ख़ास तौर पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये तमाम जो है वो 2022 में कौम ने जो है वो तमाम मामलात में जो है वो सफ़र ही किया, और हम तवक्को रखते हैं कि आने वाला 2023 इंशाअल्लाह ताला जो है वो बेहतर होगा। 2022 में जिस तरह से हमें तवक्का थी कि हम कुछ बेहतर देखेंगे, मगर महंगाई अपने उरूज पर हमने देखी, और उसके बाद फिर हमारे मुल्क में सैलाब से जिस तरह पूरे मुल्क में नुकसान हुआ, अब हम मतलब ये कि देखते हैं कि आने वाला साल हमारे लिए किस तरह रहता है। हम चाहते हैं कि हर चीज़ का महंगाई पे कंट्रोल हो और आने वाली आफतों से हम लोग जो है महफूज रहें। महंगाई ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਦਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। खुदावंद का शुक्र है कि पिछला साल बहुत अच्छे तरीके से गुजरा है, आने वाले साल में भी तंदुरुस्ती खुदा इनायत फरमाए। ये वज़ीर आज़म साहब से अपील है कि ये जो महंगाई है, आटा चीनी घ्यो दालें वगैरह सब्जियां, इन पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 2022 हमारा बहुत अच्छा गुजर गया है, और अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ करते हैं कि हमारा आने वाला जो कल है वो भी अल्लाह ताला की ज़ात हमारे लिए बेहतर उम्मीदें लाए। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मुल्की मईशत की तबाही का ज़िम्मेदार साबिक हुकूमत को करार दे दिया। लीगी रहनुमा चेयरमैन PTI इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, साबिक हुकूमत ने मुल्की मईशत की ईंट से ईंट बचा दी, मईशत की बुनियादों को खोखला कर दिया। मौजूदा महंगाई का जिम्मेदार भी साबिक हुकूमत को ठहरा दिया। कहा, 2018 के बाद पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हुआ, मुल्की कर्जों में 30% इजाफा PTI हुकूमत ने किया। बोले, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल नॉर्मल करना चैलेंज है। कहा, पाकिस्तान में
इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। 2018 में RTS सिस्टम के ज़रिए एक ऐसी हुकूमत मुल्क में लाई गई जिसके पास ना तजुर्बा था, ना अहलियत थी, ना सलाहियत थी। पाकिस्तान की उस तरक्की की ईंट से ईंट बजाई गई। कोविड 2 साल बाद आया, लेकिन 2018 के बाद 6% तरक्की को पहले साल 1.7% पे और अगले साल नेगेटिव ग्रोथ में फेंक दिया गया। पाकिस्तान पर इस तबाही ने, जिसके अंदर बुनियादी किरदार बग़ैर सोचे समझे डिवैल्यूएशन करना था और पॉलिसी रेट को डबल करना था, उसने मुल्क को महंगाई और कर्ज़ों के चुंगल में जकड़ दिया। और पाकिस्तान का हर शहरी जानता है कि हर साल 2018 के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफे का साल बना। MQM पाकिस्तान ने PTI को तनबीह करते हुए कहा कि PTI सोच समझकर बयानात दे, अब सियासी मैनेजमेंट के लिए कोई मदद को नहीं आएगा। तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने बयान जारी करते हुए कहा कि माजी में तारीफों के पुल बांटने वालों को आज MQM दहशतगर्द नजर आने लगी। MQM के कारकुनान गुंडे हैं तो इमरान खान क्यों बहादुराबाद तशरीफ लाए। तर्जुमान MQM ने अपने बयान में PTI की बयानबाजी पर कहा कि कल तक PTI की हुकूमत जिन बैसाखियों पर थी, आज वो तमाम बुरे हो गए। PTI जिस कारखाने की पैदावार है उसकी मुखलिस ना हो सकी तो हमारा एहसान क्या मानेगी। PTI को 2018 में कराची से जो नशिस्तें दी गईं, अब एक भी नहीं मिलेगी। तहरीक इंसाफ का महंगाई और मुआशी तबाही के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का दूसरा रोज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जमान पार्क में मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ आज गुजरावाला में एहतजाजी रैली निकालेगी। कल लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 3 हफ्तों बाद इस तहरीक में शामिल होंगे। आम इलेक्शन जल्द करवाने के हवाले से हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। इमरान खान अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे, जबकि कौमी असम्बली में इस्तीफों समेत दीगर उमूर का जायजा लिया जाएगा। आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात हुई। साबिक सदर से बाप पार्टी के अराकीन बलूचिस्तान असेंबली जहूर बलीदी, सलीम खोसा और आरिफ मोहम्मद ने भी मुलाकात की है। आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से बलूचिस्तान की आवाज रही है। बलूचिस्तान बीबी शहीद के सबसे ज्यादा करीब था। बलूचिस्तान के लिए पहले भी बहुत किया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान बिलावल हाउस में मुलाकात हुई है। वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली शरी रहमान ने इस साल से पुरुमीद कहती हैं कि 2023 में हमारी हुकूमत साबिक हुकूमत के पैदा करदा बहराने से मुकम्मल निकल आएगी। शरी रहमान ने अपने बयान में कहा कि इक़्तिदार में आते ही मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। तारीखी सलाह माहौलियाती तब्दीली के बदतरीन असरात पर पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ रहा। ये साल 2022 पाकिस्तान के लिए हम सब जानते हैं कितनी मुश्किलात का साल रहा है। तारीखी सैलाब और माहौलियाती तब्दीली के बदतरीन असरात की वजह से पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। बारिशी और नहरी सैलाब की वजह से मुल्क का 1/4 हिस्सा, इससे ज़्यादा बल्कि, और 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हुए हैं। 1700 से ज़ायद अमवात हुई हैं। घरों, सड़कों और बुनियादी ढांचे सारों को शदीद नुकसान हुआ है। माहौलियाती बहरान की वजह से इस तरह की तबाहकारियों की मिसाल हालिया तारीख़ में नहीं मिली। ये सब दुनिया ने एतराफ़ किया है। साबिक नाअहल हुकूमत की वजह से हमने इक़्तिदार में आते ही मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने की कोशिश की और मुश्किल इक़दामात लिए, गैर मकबूल माशी फ़ैसले करने पड़े। इसी वक्त हम सैलाब में भी घिरे हुए थे, लेकिन अभी हालात बेहतरी की तरफ गामज़न इंशाल्लाह होंगे और उम्मीद है कि 2023 में हम साबिक हुकूमत की पैदा करदा बहरानों से मुकम्मल तौर पर निकल आएंगे इंशाल्लाह। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन की वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल से मुलाकात हुई। मुलाकात में मेडिकल की तालीम को बैनुल अक़वामी मायार के मुताबिक बनाने के लिए पुख्ता अज़्म का इजहार किया गया।
अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आला सतह की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ने चंद सालों में नुमाया मकाम हासिल किया है। पिछले 2 सालों में यूनिवर्सिटी ने 10 न्यू प्रोग्राम शुरू किए। मजमूई तौर पर 45 के करीब प्रोग्राम चल रहे हैं। HEC की सपोर्ट के हम खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हैं। यूनिवर्सिटी की तौसी के लिए हमको ज़मीन भी दरकार है ताकि दूसरे बड़े प्रोग्राम शुरू किए जा सके। यूनिवर्सिटी की ज़मीन के लिए NIH से ज़मीन ली जाएगी। चेयरमैन HEC ने आला तालीम की मायार को बेहतर बनाने के लिए हर किस्म के भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि जराइम के खिलाफ सब ने मिलकर काम करना है। स्ट्रीट क्राइम काबू करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। कहा जब आप हुकूमत में हो तो तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। 15 दिसंबर को तालिब इल्म के कत्ल केस पर पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। कहा पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। नवाबशाह में महंगाई की चक्की में पिसी गरीब आवाम के लिए सस्ते आटे का हुसूल आजमाइश का सबब बन गया। गरीब आवाम के लिए लगाए गए सस्ते आटे के स्टॉल पर भी आटा नहीं मिल सका है। और गंदम की कीमत में इजाफा। पेशावर में आटे की कीमत में भी इजाफा हो गया। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम के लिए अब 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर पिशावर के हवाले से बात की जाए तो पिशावर में आटे की कीमत जो है वो दिन ब दिन आसमान को छूते हुए दिखाई दे रही है। कीमतों के हवाले से बात की जाए तो 20 किलो का थैला जो था वो पहले 2122 रुपये में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा था। अभी जो है वो 2500-2600 रुपये में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी परेशान से 2-4 दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह अगर 80 किलो का जो थैला है उसकी बात की जाए तो वो 6000-7000 रुपये तक जा पहुंचा है। जबकि ननभाई हजरात ने भी अंदिया दे दिया है कि जो आटे की कीमतें हैं उसकी कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, तो रोटी की कीमत भी जो है वो बढ़ाई जाए। जबकि इसी तरह जो शहरी हैं वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सरकारी आटा भी जो है वो मैसर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो गरीब तबका है वो काफ़ी परेशान, 2 वक्त का खाना भी उनको जो है वो मैसर होता नहीं पा रहा। जबकि शहरियों और हुकूमत से यही इल्तिजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आटे की कीमतों को जो है वो लगाम लगाई जाए और जो तरसील बंद की गई है पंजाब से उसको खोला जाए, ताकि आटे की कीमतें जो है वो नीचे आ सके और इनको जो 2 वक्त का खाना है वो मैसर हो सके। जी बहुत शुक्रिया वैस महमूद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में स्कूलों में छुट्टियां होते ही बच्चों ने पार्क्स का रुख कर लिया। बच्चे चटपटी चीजें खाकर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सूरत हाल से आगाह करेंगे राना अतीक। बताएगा राना अतीक। जी बिल्कुल, स्कूल से छुट्टियां हैं, बच्चों ने रुख कर लिया है पार्कों की तरफ। खास करके इस वक्त चिप्स, क्योंकि मौसम ठंडा है, गरम गरम खाने के लिए बच्चे मौजूद हैं। मैं एक बच्चे से पूछता हूँ कि बेटा सर्दियों की छुट्टियां किस तरह गुजार रहे हो और क्यों पार्क में है और क्या खा पी रहे हो? मैंने अपने पापा को कहा था कि बाबा छुट्टियां कहीं तो हमें लेके जाएं। पापा हमें यहाँ लेके आए बागी जिना के। यहाँ पर काफ़ी रश है, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर। मैंने कुछ और दोस्त भी बनाया है यहाँ पर। हम अब यहाँ पर चिप्स भी खाएंगे, यहाँ पर काफ़ी कुछ हमने खाया। अब हम जाने लगे हैं तो मेरे ये दिन ज़रूर याद आएगा। जैसा कि बच्चे की बात आपने सुनी कि हम बागी जिना में सैर के लिए आए थे, क्योंकि छुट्टियाँ हैं, इधर मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं, हम लोग चिप्स भी खा रहे हैं और इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ खाया, सैर की, नए दोस्त भी बनाए और अब हम घर की तरफ वापस जाएंगे। हमें ये छुट्टियां याद रहेंगी कि कुछ छुट्टियों में सैर ही का मज़ा है और सैर के साथ जब खाना पीना भी हो जाए तो इसका एक अपना ही मज़ा है। तो हम बहुत अपने शुक्रिया अतीक। फैसलाबाद का रुख करें और आपको बताएं फैसलाबाद में शहरी खुदकुशी के लिए घंटा घर पर चढ़ गया। शहरी को खुदकुशी से बचाने के लिए इंतजामिया की दौड़ें लग गई। रेस्क्यू एहलकारों ने मज़ाहमत के बाद शहरी को बाहिफाजत वापस उतार लिया। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री एयरपोर्ट्स पर अदम सहूलियात और मुसाफरों से नारवा सलूक का मामला। सिविल एविएशन, कस्टम्स हुकाम, FIA और PIA हुकाम पेश हुए। मुसाफरों की सहूलियात के लिए मुसलसल इकदाम किए जा रहे हैं, ऐसा कहना है सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट का तमाम इकदाम से मुतालिक तफसीली और अपडेटेड रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी किया गया है।
लाहौर हाई कोर्ट ने अराजी के 78 बरस पुराने तनाज़े का फैसला सुना दिया। 2 रुकनी बेंच ने 1952 के सिविल कोड का फैसला कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपील दायर करने वाले मरहूम नजीब असलम के वारिसान पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। अदालत का अपने फैसले में कहना है कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान से जाने वाले गैर मुस्लिमों की ज़मीन सेंट्रल गवर्नमेंट पाकिस्तान की मलकियत थी। खालिद ने बदनीयती पर 1951 में सिविल कोर्ट के दावे में सेंट्रल गवर्नमेंट पाकिस्तान को फरीक नहीं बनाया। अदालत का कहना है कि खालिद ने फ्रॉड करते हुए सिविल कोर्ट से अपने हक में फैसला लिया। अदालती फैसले के मुताबिक 1944 में असलम और फजल ने दलाइलपुर में 119 कनाल अराजी धना सिंह को फरोख्त की थी। धना सिंह ने 1947 में आज़ादी के बाद भारत चला गया। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं कि 30 लाख खानदानों ने सेहत कार्ड की सहूलत हासिल की। दिल के तमाम बड़े अस्पताल सेहत कार्ड की सहूलत दे रहे हैं। कोशिश है कि सेहत कार्ड पर हर तरह की सहूलत फराहम करें। सेहत कार्ड का सबसे ज्यादा दुख मरियम नवाज को हुआ। कोशिश है कि सेहत कार्ड पर कोई शिकायत है तो उसे दूर करें। हर किस्म की जो सहूलत हो सकती है हम कोशिश कर रहे हैं कार्ड पे देने की, ताकि लोगों को खुदा न खास्ता किसी गरीब आदमी के घर बीमारी आए या किसी दरमियाने तबके वाले के घर में भी बीमारी आए तो वो तंग ना हो और उनके पास जब उनका दाखिला हो तो उनके पास ये कार्ड मौजूद हो। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहला कदम है जो पावर्टी एलिवेशन के लिए होता, और अगर इसका जितना दुख मरियम नवाज को था शायद किसी और को नहीं था। आपने उनके ऑडियो में सुना होगा, उन्होंने ये फरमाया कि चाचा जी ये तो बंद कर दें और कुछ बंद करना है, ये नहीं करना, ये बंद कर दें तो इससे काम। लेकिन अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। आलमी वबा कोरोना ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.24% रही। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,899 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 12 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। गुज़श्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.24% रही। कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 26 मरीजों की हालत अभी तक तशवीशनाक बताई जाती है। आलमी इदारा सेहत ने चीन से कोरोना वायरस के हवाले से मजीद हकीकी मालूमात शेयर करने का कह दिया। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि चीन कोरोना सूरत हाल को मजीद हकीकी मालूमात शेयर करे। हुकाम WHO की जानिब से कहा गया है कि चीन कोरोना अमवात के अदाद-ओ-शुमार बताए। आलमी इदारा सेहत के हुकाम का कहना है कि चीन के अस्पतालों और अमवात के अदाद-ओ-शुमार बताए जाएं। हुकाम के मुताबिक चीन में कोरोना से मुतल्लिक 57 और वैक्सीनेशन में मदद करने के लिए तैयार हैं। हुकाम के मुताबिक चीन में कोरोना से मुतल्लिक ताउन और वैक्सीनेशन में मदद करने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब बरतानी मीडिया के मुताबिक WHO ने चीन से कोरोना वैक्सीनेशन की तफसीलात भी तलब की हैं। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर NED यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को मज़ाहमत पर कत्ल करने वाला मुलजिम गुलशन इकबाल में मुबैना तौर पर अपने साथी की फायरिंग से हलाक हो गया है। और अब खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि कौमी टीम के अबूरी चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी ने कहा कि क्रिकेट बोर्ड ने मौका दिया है और मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पता है। मेरे साथ तजुर्बाकार टीम मौजूद है। शाहिद आफरीदी का मजीद कहना था कि मुझे राब्ते का पुख्तान लगता है। बाबर आजम आपकी टीम की बैकबोन है, नो डाउट। हम चाहते हैं एज सिलेक्शन कमेटी कि हम बाबर के शोल्डर बने, साथ में हम बाबर को सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ मैं ये समझता हूँ अगर मैं यहाँ पे इंसाफ नहीं कर पाया तो मैं ज़्यादती करूँगा। ये जगह इंसाफ की है, हमें मेरिट के ऊपर लड़कों को चांस देना चाहिए और ख़ास तौर पे इंसाफ मैं ये समझता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो ज़ाया हो जाते हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेस कम होती हैं वो टीम में होते हैं, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस होती हैं वो साइड पे हो जाते हैं। तो मैं अपने होते हुए ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह।